नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं जुडिशरी के एग्जाम की। जुडिशरी की मैं बात करूँ तो लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी दोनों की बात करते हैं। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ एक स्टेट का लॉ कलेक्ट लेकर। अब आप इसे कई बच्चे कहेंगे ये तो हमारे कोर्स का ही नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। बिल्कुल सही है। ये है वेस्ट बंगाल के हायर जुडिशरी के लिए और ये एक्ट है वेस्ट बंगाल के लिए, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर माइनर एक्ट आते हैं, कॉमन मेजर एक्ट आते हैं और साथ ही साथ लोकल एक्ट भी आते हैं। ये उसी में से एक लोकल एक्ट है जो बात करता है उनके प्रीमाइजेस के टेनेंसी के बारे में। तो क्या आता है, चलिए हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। द वेस्ट बंगाल प्रीमाइजेस टेनेंसी एक्ट 1907, वेस्ट बंगाल। आप सबको नमस्कार। स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। ये छोटा सा एक्ट है, आपके 12 चैप्टर्स हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये चैप्टर बिल्कुल रेंट कंट्रोल जैसा है। जो रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, किसी भी स्टेट में आप जाएंगे सब जगह रेंट कंट्रोल है, बस उसका नाम चेंज है, बाकी चीजें तो लगभग सेम है। कुछ चीजें चेंज हो जाती है स्टेट वाइज, बाकी सारी चीजें कॉमन रहती हैं। तो इसमें चैप्टर है टोटल 12 और सेक्शन है इसमें 47। इसमें 3 स्केड्यूल दी गई, जिसमें एक फॉर्म भी दिया हुआ है। तो 3 इसमें स्केड्यूल है और साथ ही साथ आता है, ये पब्लिश कब हुआ 28 दिसंबर 1990 को, यानी इसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए थे 28 दिसंबर को 1998 को। और 21 दिन से आपके यहाँ कमेंसमेंट होगा, ये करेगी स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जब भी कोई लोकल एक्ट होता है उसकी कमेंसमेंट की डेट जो है 99% स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। हाँ, कुछ ऐसा होता है जैसे हम पहले से पढ़ रहे हैं तो पहले प्रेसिडेंट दिया करते थे, फिर प्रेसिडेंट अपनी पावर को डेलीगेट कर देता स्टेट गवर्नमेंट को और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो उसकी डेट डिक्लेयर करती है। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी वो डेट आपके मानी जाएगी। जिस तरह से सारे कानून का चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी होता है, ठीक इसका भी चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है। सब जगह है। सेक्शन 1 to 3। सेक्शन 1 कहता मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, सेक्शन 2 कहता मैं डेफिनेशन क्लोज हूँ। जब भी आप डेफिनेशन क्लोज देखेंगे इसमें 2 चीजें बड़ी काम की है। एक आपका लैंडलॉर्ड कौन है, लैंडलॉर्ड में कौन इंक्लूड है, और सेकंड आपका टेनेंट कौन है, टेनेंट में कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। यही 2 से आपका प्री का क्वेश्चन बनता है और यही 2 से आपका मेन का क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका प्रीमाइजेस। प्रीमाइजेस में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं। जनरली प्रीमाइजेस जो हम मकान देते हैं, लेकिन होटल या आपके हॉस्टल्स होते हैं वो प्रीमाइजेस में नहीं आते इसके एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर उसके अपने एक्ट बने हुए हैं, आप वहां जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। मान लीजिए जब होटल का रूम आप रेंट पे देते हो तो उसके लिए एक्ट अप्लाई नहीं होगा, आप हॉस्टल के लिए देते हो तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बाकी जैसे आपने किसी को घर किराए पे दिया तो वहां पे अप्लाई होगा। और ये कहाँ का अप्लाई होता है, कलकत्ता के एरिया में, हावड़ा के एरिया में, म्यूनिसिपैलिटी एरिया में होता है और बाकी के उन एरिया में भी अप्लाई हो सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। देन आता है चैप्टर नंबर 2, ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। दोनों का ऑब्लिगेशन है। किस किस का ऑब्लिगेशन है, लैंडलॉर्ड की भी ऑब्लिगेशन होगी और टेनेंट की भी ऑब्लिगेशन होगी। कहां से कहां तक, 4 to 5 दो सेक्शन है। तो पहला प्रीलिमिनरी 1 to 3, सेकंड ऑब्लिगेशन दोनों आ जाएंगे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। कहां से कहां तक, 4 to 5 ऑब्लिगेशन आ गया। अगर आपने अपना ड्यूटी फॉलो नहीं किया तो लैंडलॉर्ड के पास एक पावर है कि वो आपको वहां से निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने जिस पर्पस के लिए आपको हाउस दिया, प्रीमाइजेस दिया, आप उस पर्पस को यूज ही नहीं करेंगे तो मुझे वहां से आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एविक्शन। तो कंट्रोल ऑफ एक्शन ऑफ टेनेंट्स 6 to 7। हाँ, अब इसमें ये कहा कि जब आप निकालोगे तो हर वक्त नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल करवाया। कंट्रोल का मीनिंग ऑफ कि लैंडलॉर्ड जब चाहे टेनेंट को नहीं निकाल सकता। ऐसा तो मेरी मर्जी, आज आपको घर दिया, 6 महीने बाद तुम खाली करो। जबकि जनरल 1 साल का हम एग्रीमेंट करते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 3 में कंट्रोल की बात की है। तो कंट्रोल करेंगे कि आपको कब हम एविक्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे। देखो, रिजनेबल ग्राउंड होगा तो हम आपको एविक्ट करेंगे और रिजनेबल ग्राउंड नहीं होगा तो आप कंट्रोलर के पास जा सकते हो अपने आप को प्रोटेक्शन करने। कौन जा सकता है, टेनेंट जा सकता है। कहां से कहां तक, 6 से 7। इसको टेनेंट टू टेनेंट बोलते हैं ना। थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको दिक्कत करेगा लेकिन मीनिंग मेरा वही रहेगा, है ना। तो टेनेंट। तो 1 कहता प्रीलिमिनरी, सेकंड कहता ऑब्लिगेशन, तीसरा कहता कंट्रोल ऑफ एविक्शन। देन आता चैप्टर 4, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन। अब वो लैंडलॉर्ड कहता भैया मुझे अर्जेंट पोजीशन चाहिए। मान लीजिए आपका लैंडलॉर्ड जो था वो आर्मी में जॉब करता था या गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसका रिटायरमेंट हो गया, अब उसको अपने पर्पस के लिए घर चाहिए नहीं चाहिए। वो बाहर से नौकरी करके वापस अपने एरिया में आता है तो घर तो मांगेगा। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स देखेंगे जहां पर आप अपने क्या बोलते हैं पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ एविक्शन की बात करता है या पोजीशन की बात करता है। ये भी 2 सेक्शन 8 to 9। एक चीज नोट करो, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 सभी तो 2 सेक्शन चल रहे हैं। तो फर्स्ट कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, सेकंड कहता है कि मैं आपके ऑब्लिगेशन बताता हूँ, थर्ड कहता है एविक्शन, तो फोर्थ कहता है इमीडिएट पोजीशन। तो एक बार याद रखेंगे पोजीशन। देन आता है रिस्टोरेशन पोजीशन एंड कंपनसेशन। अब यहाँ कहता है किन परिस्थितियों में रिस्टोर किया जाएगा और कब आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके ग्राउंड्स देखेंगे 10 to 12।
ठीक है। तो यहाँ पे आया एविक्शन या इमीडिएट पोजीशन या रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन की बात करता है। क्या होता है कि कई बार हम अपने पर्पस के लिए टेनेंट से खाली करवा देते हैं, फिर वो पर्पस हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें तो खाली कराने से मतलब था, लेकिन हमने जो पर्पस बताया वो पर्पस तो हमने फुलफिल नहीं किया, तो वहां पे वापस टेनेंट को रिस्टोरेशन भी किया जा सकता है। देन आता 6 कहता है आपका प्रोविजन रिगार्डिंग टू रेंट। रेंट तय करेंगे, कितना रेंट होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा। जनरल रूल कहता है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड मिलकर तय करते हैं, फिर नहीं होता है तो हम कंट्रोलर के पास जाते हैं, कंट्रोलर डिसाइड करता है। कहाँ से कहाँ तक? 13 से 25 तक। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 2 कहता है मैं ऑब्लिगेशन, 3 कहता है एविक्शन, 4 कहता है आपके पास पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन, क्योंकि दोनों में पोजीशन है इसलिए इसको याद करेंगे इमीडिएट पोजीशन, इसको याद करेंगे रिस्टोरेशन पोजीशन। और देन आता है आपके पास प्रोविजन रिगार्डिंग टू रेंट, रेंट का आया। देन आता है आपके पास नंबर 7, क्या आप सबटेनेंट भी कर सकते हैं? सबटेनेंसी अलाउ है, यानी मैंने एक बहुत बड़ा घर ले लिया, उससे छोटे छोटे पार्ट किसी और को दे दिया, यानी मैं आपके टेनेंट और फिर और भी लोगों को मेरे अंडर में रख दिया, तो वो क्या होगा? सबटेनेंट। तो किन परिस्थितियों में रख सकती हूँ? तो याद रखना लैंडलॉर्ड अगर मुझे कंसेंट देता है, परमिशन देता है तो मैं रख सकती हूँ, अदर देन नहीं रख सकती। तो सबटेनेंसीज सेक्शन 26 एक ही सेक्शन है। तो पहला प्रीलिमिनरी, दूसरा ऑब्लिगेशन, तीसरा एविक्शन, चौथा इमीडिएट पोजीशन, 5वां आता है रिस्टोरेशन पोजीशन, 6 आता है रेंट तय करेंगे और 7 कहता है हम टेनेंसीज बताएंगे ना। 8 कहता है पेनल्टीज लगा लो, यदि दोनों लैंडलॉर्ड ने अगर अनफेयर किया तो उस पर पेनल्टी लगेगी और यदि टेनेंट ने अनफेयर किया तो उस पर लगेगी। तो दोनों के लिए ग्राउंड से कहां तक? 27 से 34। ये बड़ा काम का है क्योंकि पेनल्टीज हम लोग जो जुडिशरी वाले हैं हमारे में तो इससे काम पड़ता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है 27 से 34। देन आता है चैप्टर नंबर 9, एसेंशियल रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। देखिए हम आपके घर में रेंट पे रहते हैं, कुछ एसेंशियल चीजें हैं जैसे पानी टपकने लगा है, हमने तो पानी नहीं टपकाया तो उसकी रिपेयरिंग आप ही करोगे, या घर गिरने वाला है, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई है तो कुछ रिपेयरिंग आपको करनी होगी, हम आपको नोटिस भेजेंगे। यदि नोटिस पे आप रिपेयरिंग नहीं करवाते हो तो हम करवाएंगे, फिर उसमें से जो हमारा रेंट है उनमें से हम डिडक्ट करेंगे। ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं आपके 35 से 37 चैप्टर 9। कहाँ दिए गए? 35 से 37 में। तो सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी, देन ऑब्लिगेशन, देन एविक्शन, फिर इमीडिएट पोजीशन, देन रिस्टोरेशन पोजीशन, रेंट तय करेंगे, सब टेनेंट्स को देंगे, पेनल्टी लगाएंगे आपके ऊपर और फाइनली क्या करेंगे? रिपेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। ये सब होने के बाद किसके लिए? ये इस बंदे के पास हम बार बार जाएंगे, ये बहुत लेट आया, पहले आ जाना चाहिए था इसको, ये तो चैप्टर 2 ही हो जाना चाहिए था। क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन लेके चाहे लैंडलॉर्ड को जाना हो टेनेंट के अगेंस्ट या टेनेंट को जाना हो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, दोनों ही कंडीशन में एप्लीकेशन किसके पास लगेगी? कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी उसका नाम क्या है? कंट्रोलर। तो कंट्रोलर और इसकी हेल्प करने के लिए अदर ऑफिसर्स भी होंगे 38 से 42। ये कंट्रोलर जो आपको ऑर्डर देगा, है ना, आप पिटीशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ऑर्डर देगा, वो आपको पसंद नहीं आया, उसके अगेंस्ट आप क्या क्या लेंगे? अपील या फिर रिवीजन या रिव्यू, यानी यहाँ पे तीनों हैं, अपील भी है, रिव्यू भी है, रिवीजन भी है। और ये तीनों हम कहाँ भी पढ़ते हैं? ये तीनों अपन सीपीसी में भी पढ़ते हैं, सीपीसी 1908, ठीक है। और देन सभी लॉ के अंदर लास्ट चैप्टर पे क्या होता है? मिसलेनियस, यहाँ पर भी मिसलेनियस 45 से 47। तो एक छोटा सा एक्ट है लेकिन इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं कि एविक्शन के कौन से ग्राउंड्स होंगे, कौन से ग्राउंड नहीं होंगे, है ना, रेंट कैसे डिसाइड होगा, कैसे नहीं होगा, इमीडिएट पोजीशन के लिए क्या रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किए जाएंगे, तो वो सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं मेन के। और अगर प्री में आता है तो प्री के लिए तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है। तो ये छोटा सा एक्ट है जिस पर्पस के लिए आया है वो है कि अगर मान लीजिए हम अपना घर रेंट पर देते हैं तो मालिक जो है वो भी खुश रहे और जो हमारा टेनेंट है वो भी खुश रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम इस कानून को पढ़ते हैं ना तो हमें कई बार ऐसा लगता है यार हमने रेंट पे देना ही नहीं घर। ऐसे खतरनाक प्रोविजन है कि कई बार ऐसा लगता है कि टेनेंट कम मालिक ज्यादा है। वो कई बार हमें भी लगता है कि यार इसको कब हटाया जाए, क्योंकि होता क्या है कि हम जब भी अपना घर रेंट पे देते हैं तो मान लीजिए हमने अपना घर दिया 7,000 रुपीज में, 6 महीने बाद को दूसरा तो मैं 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर हमारे भी ज्यादा चेंज होता है, इसको खाली कराते हैं यार, अब नए देंगे, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अगर दोनों ही अपनी जगह पे सटीक हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम लोगों ने रिटर्न में एग्रीमेंट कर रखा है तो वैसे ही चल जाता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसे नहीं होता था, 1997 की बात है, आज हम लोग अवेयर हो चुके हैं। पहले क्या होता था? एग्रीमेंट बनेगा, कौन मातापच्ची करेगा, कौन इसमें परेशान होगा, है ना, फिर अकाउंट में पैसे आएंगे, फालतू इनकम टैक्स को दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज हर इंसान फेयर काम करता है, तो जो भी अकाउंट में फीस लेता है और एग्रीमेंट बना हुआ है उनको कभी भी सेट की जरूरत नहीं पड़ती है।
क्योंकि अग्रीमेंट से ही काम हो जाता है और अग्रीमेंट रिटर्न में है। लेकिन जो पहले से है, अब देखिए आपके वेस्ट बंगाल में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 1997 से पहले आप लोगों ने रेंट पे दे रखा था, वो खाली नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में सदियों से केस चला रहा है, वो खाली कर ही नहीं रहे, सामने से पैसे मांग रहे, उन सब के लिए क्या हो सकता है? यही है, एग्रीमेंट बनाओ, एग्रीमेंट कम टाइम का बनाओ तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस एक्ट को मैं आपको यूट्यूब पे कंप्लीट कराने वाली हूँ, यानी आपकी 4 माइनर एक्ट है लोकल, चारों को मैं आपको कराने वाली हूँ, जो आपके एग्जाम में आते हैं 1 बाय 1 चलते रहेंगे और आप उसको अपने जब भी पढ़ने बैठो अपना डायरेक्ट साथ में लिख के बैठेगा और उसको साथ साथ लिखते जाएगा। तो बस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर रोज एक वीडियो में कम से कम डालूं, चाहे मैं रोज की 2 सेक्शन में डालूं, थोड़ा समय कम मिलता है लेकिन अब तय कर लिया है कि आपके चारों एक्ट आपको पढ़ाने तो मैं पढ़ाऊंगी। कम से कम वेस्ट बंगाल वाले तो पढ़ेंगे इसको, बाद दूसरे वाले कहेंगे ये तो हमारे कोर्स का ही नहीं है, वो तो देखेंगे ऑन करेंगे और वापस बंद कर देंगे। लेकिन कोई नहीं, पढ़ो, काम तो आएगा सभी जगह। कहीं नहीं तो वकालत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको वकालत करने के लिए छोटी छोटी बारीकियां पता चलेगी। ठीक है, चलिए आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।